जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहले से इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों तक, अपने उन सहपाठियों तक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा कि सीजीपीएससी, सीजीएसआई, सीजी व्यापम, साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो मैं रोज आके 6 बजे सवेरे डील करता हूं। वीडियो सेक्शन में प्रॉपर सेव रहता है, तो आप इसको दोपहर के भी पढ़ सकते हैं, रात के भी पढ़ सकते हैं, जब भी आपने अपना करंट अफेयर का सत्र सेट करके रखा हुआ है या करंट अफेयर का शेड्यूल जो है आपने बनाया है कि मुझे डेली करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर जिसको पढ़ना है उसको जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक बेहतर सकारात्मकता के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी ही है, आपकी ही होगी। हे हो गया है वो, लेकिन वहां पर क्या होगा? ही होगी। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मेरे प्रिय साथियों, जीवन है, अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमें अपनी जीवन शैली को बनाना जरूरी है। डिप्रेशन, परेशानी, तकलीफ, बीमारी, बुखार, सर दर्द, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं। मौसम बड़ा सुहाना हो गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। जशपुर, अंबिकापुर वाले क्षेत्र में तो बादल फट गए हैं और वर्षा काफी तीव्र है। साथ ही साथ चंबल, सिंध, बेतवा, इनमें इतना पानी आ गया है कि पुल भी बहुत सारे टूट गए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, घर में हैं आप तो सतर्क रहें और पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे घाना द्वारा राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आंसर किसने दिया है? तो रोशनी देवांगन ने आंसर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, वो है 12वां शिलालेख। बिल्कुल सही है। 12वां शिलालेख कहां है? तो आपका याद रखें भारत के परिदृश्य से, वो है आपका गुजरात के गिरनार में। ठीक है, गिरनार में बहुत सारे शासकों ने अपने अपने शिलालेख को अंकित किया है, जिसमें अशोक के 12वें शिलालेख का भी उल्लेख है। तो अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? मतलब ऐसा अभिलेख जो कि सभी धर्मों का सम्मान करने को कहता है, सभी धर्मों को एक बराबर देखने के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो यह है 12वां शिलालेख, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा और रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मगध साम्राज्य का इतिहास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने जाना होगा कि अशोक जो है उसने अपने धम्म की नीति के माध्यम से किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार के साथ साथ एक धार्मिक सहिष्णुता के रूप में जो है उसने अपने आप को प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो आप नीचे में डिटेलिंग देख सकते हैं। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण के बारे में प्रमाण मिलता है। और अशोक क्या, हमें भी इस मामले में जो है ऐसे ही मानसिकता रखनी चाहिए कि सभी धर्मों का उद्देश्य शांति है, सभी धर्मों का उद्देश्य सभी की इज्जत करना है, सभी में इंसानियत की भावनाओं को जागृत करना है, सभी लोगों के मेल मिलाप से रहने की ही प्रक्रिया को ही धर्म कहते हैं मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए, बाकी मनुष्य है, मनुष्य की रीति है, मनुष्य की रीतियों में मौलाना साहब लोग, पंडित जी लोग,
और बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने अपने तर्क रखते हैं और कहीं ना कहीं जो है बातें आती हैं। मैं बायस वे पे नहीं कहूँगा एक तरफा कि उन्हीं की ही माध्यम से तर्क वितर्क होता है। मनुष्य स्वयं भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ज्ञाता है, बहुत ही अच्छा तार्किक शक्ति रखता है, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से भी सोच सकता है। ठीक है, तो मेरा शिक्षक हूं तो मैं आपको यही शिक्षा दूंगा कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और आपसी मेल मिलाप से रहना चाहिए। ठीक है, चलो 6 जुलाई से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? द ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, द कैपिटल ऑफ ब्राजील, ऑन 6th-7th July 2025. Which edition of this summit was this? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 17वां संस्करण है, मतलब 17th नंबर का जो है ये समिट है ब्रिक्स का। ब्रिक्स क्या है? तो एक मतलब आपका संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, जिसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 6 से 7 जुलाई को संपन्न हुआ। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। भारत की भागीदारी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया, पार्टिसिपेट किया और वैश्विक शांति के बारे में और आतंकवादियों के खिलाफ में कहा कि आतंकवादी जो है वो बहुत बेकार होते हैं, आतंकवादी संस्थाओं को जो है हमें जो है किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं देनी चाहिए, किसी भी प्रकार से उनको सहयोग नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई सहयोग दे रहा है उनको तो उसे रोकना चाहिए। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। आगे में हम पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मेलन के 2 प्रमुख सत्रों को संबोधित किया, वैश्विक शासन में सुधार करने की नीति में, और दूसरा शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद, आर्थिक सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इन्होंने बात कही, जिसमें शांति सुरक्षा में आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। पहलगाम में जो हमला हुआ उसको पूरी मानवता पे हमला बताया और कहा कि आतंकवादियों को सहयोग, पैसा देना, हथियार देना हमारे लिए बहुत मतलब इंसानियत के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। मेरी बात को समझिएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के सुझाव ये रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। शासी निकायों से लेकर सभी प्रशासनिक ढांचों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बहुत ही अच्छी पहल मान सकते हैं। साथ ही साथ रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो नवाचार, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया है। ब्राजील ने 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, व्यापार, निवेश, वित्त सहयोग, जलवायु परिवर्तन पे ध्यान देना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शासन करने की प्रणाली, बहुपक्षीय शांति सुरक्षा संरचना और संस्थागत विकास में इन्होंने बल दिया है ब्राजील ने। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात करें, मैं हमेशा बताता हूं कि 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी, 16 जून 2009, याद रखिएगा, पूछता है 16 जून 2009, रूस, चीन, ब्राजील और भारत इसमें सम्मिलित था। 2010 में इसमें कौन आया? 2010 में इसमें आया दक्षिण अफ्रीका, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता रियो डी जेनेरियो में हुई। लास्ट टाइम 22 और 24 अक्टूबर 2024 में रूस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ग्लोबल साउथ इस बार का थीम था कब का? तो 2025 का। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है मेरे प्रिय साथियों। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। नियंत्रक सम्मेलन 2025 में मेजबानी किस संगठन द्वारा और कहां की जा रही है? ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि कहां और किसके द्वारा करा जा रहा है। तो रक्षा लेखा विभाग, किसके द्वारा? रक्षा लेखा विभाग, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। लक्षा पराठा याद आ गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत भूख लगते रहता है मेरे को, तो लक्षा निकल गया था, रक्षा। चलो, रक्षा लेखा विभाग 7 से 9 जुलाई को क्या कर रहा है? तो ये नियंत्रक आपका पहल या नियंत्रक सम्मेलन कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से राजनाथ सिंह जी सम्मिलित रहे हैं और रक्षा वित्त व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक सुधार, नीति संवाद, संस्थागत नवाचार, इन सभी क्षेत्रों पे जो है वित्तीय प्रबंधन करने के अनुरूप कार्य किया जाए, ऐसा इसमें चर्चा की जाएगी।
ठीक है। एआई आधारित ऑटोमेशन में कार्य किया जाएगा। ई रक्षा आवास 2700 करोड़ से अधिक किराया वसूली की जाएगी, जिससे कि जो है आपका मतलब आपका इसमें वित्त पोषण हो पाएगा। एआई आधारित रक्षा यात्रा प्रणाली मतलब इस को खरीदा जाएगा, अर्थात रक्षा में किस प्रकार से उन्नति किया जा सके उस पर चर्चा की गई है। रक्षा लेखा विभाग नई दिल्ली में है। 1 अक्टूबर 1991 में इसकी स्थापना हुई है। मूल विभाग रक्षा मंत्रालय, वित्त सलाहकार श्री सुनील कुमार कोहली है और रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री संजीव मित्तल जी है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो, हाल ही में किस यूएई आधारित बैंक को गुजरात के गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका फुल फॉर्म है, जिसे हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है, जिससे वह भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में प्रवेश करने वाला पहला यूएई बैंक होगा। मतलब कि यूनाइटेड अरब अमीरात का ये बैंक जो है पहला बैंक होगा जो कि भारत में खुलेगा, वो भी गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तो मशरिक बैंक नाम है इसका। ठीक है, मशरिक, ठीक है, मशरिक बैंक नाम है इसका। पूर्व को कहते हैं मशरिक और मशरिक, पूर्व को कहते हैं मशरिक और पश्चिम को कहते हैं मगरिब। तो मशरिक जो है वो आपका बैंक इसका नाम है। ठीक है, तो मशरिक गुजरात में खोला जाएगा। अब इससे होगा क्या? एकदम आसान भाषा में टेक्निकल वर्ड्स लिखाए हुए हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में उलझन पैदा करेगा। देखो मेरे प्रिय साथियों, मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला नंबर ये हो सकता है कि दुबई को छोड़ो, दुबई चलो पहुंच जाओ, वहां पास टैक्स कम है। दुबई में अगर आप कोई व्यापार करते हो तो आपको जो मुद्रा मिलेगी वो आप भारतीय टैक्स पटाकर ले आएंगे, तो आप वहां पास ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे। और जब भारत में उसे लेकर आएंगे तो आपको टैक्स तो पटाना होगा, लेकिन आपकी पूंजी, आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा पैसा आएगा। अर्थात टैक्स की बचत की जाएगी वैश्विक बाजार में और भारत की आय इससे बढ़ेगी, जिससे कि हम ये देखते हैं कि यूएई जो कि आपका संयुक्त अरब अमीरात में ये बैंक अगर भारत आता है तो बहुत सारी गतिविधियों में विकास होगा, लोगों का व्यापार का रुझान बढ़ेगा और जो है इनकम सबकी बेहतर होगी। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हाल ही में जुलाई 2025 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये बायो बैंक क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? तो ऐसे केंद्र जिसमें हम जेनेटिक्स, जीन, आपका डीएनए, रक्त और ऐसे ऊतकों को संग्रहित करते हैं जिससे हम आगे आने वाले किसी भी प्रकार से जेनेटिकली प्रॉब्लम्स या बीमारी, इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शोध, यहाँ पर जो है आपका इस पे जो है क्या चलते रहता है? प्रैक्टिकल्स चलते रहते हैं, इसमें जो है इनोवेशंस किए जाते हैं जिससे कि हम आगे आने वाली बीमारियों को ख़त्म कर सकें और बीमारियों का इलाज भी बेहतर तरीके से कर सकें। तो आप देख सकते हो 10,000 लोगों का इसमें क्या करा जाएगा? डेटा एकत्रित किया जाएगा भारतीय स्तर पर। और जैसे कि मैंने बताया कि भारत में ये भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक होगा ना। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फिनोम इंडिया परियोजना के तहत शुरू किया गया है। ये राष्ट्रीय बायो बैंक पूरे भारत से 10,000 लोगों का स्वास्थ्य, अनुवांशिक और जीवन शैली से जुड़ा डेटा संग्रहित करेगा और कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारियों, दुर्लभ जेनेटिक रोगों को समझने में मदद मिलेगी और उसके उपचार में भी मदद मिलेगी। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि इन सभी चीजों को दूर किया जाएगा इस बायो बैंक के माध्यम से। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई है। भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में नई दिल्ली में मुख्यालय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके प्रभारी मंत्री हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने 2026 एएफसी महिला एशियाई कप के लिए पहली बार योग्यता के आधार पर क्वालिफाई किया
और इस टीम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत की जो महिला टीम है उन्हें हम कहते हैं ब्लू टाइग्रेस। भारत ने 2000 आपका फाइनली 25 में 2026 के एशिया फुटबॉल कप के लिए जो है आपका क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा ये, जो कि आपका महिला फुटबॉल टीम ने 2-1 से थाईलैंड को हराया और 2026 के एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ब्लू टाइग्रेस भी कहा जाता है इन्हें, है ना। तो 2003 में बहुत इन लोग के साथ अप डाउन हुआ। सोचो, इंटरनेशनल प्लेयर्स रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज पसीना बहा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस में जा रहे हैं, डाइट का ख्याल रख रहे हैं, फिजियो देख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर एक चीज इनके साथ चल रहा है। लेकिन सोचो, 2003 में क्वालिफाई हुई थी, 2022 में मेजबानी कर रहा था, कोविड-19 आया, स्वाहा हो गया। अब 2026 में क्या हुआ है? 2026 में क्वालिफाई करी हैं, अब ये अपना अंतिम दम लगा देंगी ब्लू टाइग्रेस। अब इस क्वालिफाइंग राउंड में 32 टीमों ने भाग लिया था, 8 ग्रुपों में बटी थी ये, है ना। 4-4 टीम, 8 चौक 32। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, चीनी ताइपे, ताइवान वाली चीन को चीनी ताइपे कहते हैं। तो ये सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर लिया है, अब शानदार प्रदर्शन करेंगे। 1954 में एशियाई फुटबॉल महिला महासंघ की स्थापना हुई है। 47 देश हैं इसमें। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। चलो, ब्लू टाइग्रेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलिए। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए 2 उन्नत संचार प्रणाली मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है? तो सुरक्षित सैन्य संचार के लिए आपका जोशीमठ के क्षेत्र में किया गया है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है भारतीय नौसेना का। ठीक है, सुधांशु मित्तल वापस 2025 से 29 तक क्या बन गए हैं? खो खो महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। चौथा नंबर का स्कोर जो है भारत का है। समानता में इनकम में जो है भारत का विश्व में स्थान। हाल ही में किस भारतीय महिला को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? इसमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, बिहार पीएससी में इसे पूछा गया है प्रीलिम्स में। राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इन पे जो है आपको आंसर देना है, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब जो है एग्जाम ओरिएंटेड कुछ हम स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हैं, मतलब इतिहास, भूगोल, ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।